जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए संस्कृत की क्लास। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संस्कृत। संस्कृत पढ़ने के लिए हमारे लिए आपको पहले की वीडियो पर जाना होगा। हमने जो यहाँ पर पहले जो वीडियो दी हुई है उसमें संस्कृत का परिचय, माहेश्वर सूत्र और संस्कृत का जो वर्ण विचार है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वह नहीं जानेंगे तब तक आप संस्कृत के बारे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बात का याद रखना दोस्तों, संस्कृत के लिए आप हल्के में ना लें, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ही एक ऐसे विषय हैं जो आपको संविदा वर्ग 3 में 30 में से 30 नंबर भी दिला सकते हैं। दोस्तों यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत और हिंदी ये दोनों विषय ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से आपको 30 में से 30 नंबर भी मिल सकते हैं, जिनमें आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और वह करनी होती है सिर्फ दोस्तों व्याकरण को लेकर। इसलिए दोस्तों संस्कृत और हिंदी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा और डीपली तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों विषय ऐसे हैं कि यह बहुत आसानी से कवर भी हो जाते हैं और कम मात्रा में भी रहते हैं, इसलिए इनमें से पूर्ण नंबर हमारे लिए मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले क्या देख लिया था, माहेश्वर सूत्र देख लिया था, संस्कृत का परिचय देख लिया था और हमारा दोस्तों हमने वर्ण विचार के बारे में भी देख लिया था। आज हम देखेंगे दोस्तों संस्कृत के जो प्रयत्न होते हैं, संस्कृत के जो प्रयत्न होते हैं वह क्या होते हैं, उनके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो देखा था, हमने देखा था उच्चारण स्थान, जैसे कि कादियोमावसाना वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, अको विसर्जनीयानम, ठीक है दोस्तों, लिटोसानाम, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो वर्ण के बारे में देखा था वह मैंने आपको देखा था। इसको दोबारा देखने के लिए आप दोबारा वीडियो को ओपन करिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे संस्कृत में प्रयत्न। संस्कृत की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्याकरण करेंगे, अगर आप हमारे साथ संस्कृत की व्याकरण करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि जितनी व्याकरण हम यहाँ पे आपको करवाएंगे उसके बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही हम चलते हैं संस्कृत में। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो संस्कृत है यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे वो है हमारे प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न संस्कृत भाषा में प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्न या उन्हें यत्न भी कहा जाता है दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा होता है? एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है दोस्तों बाह्य प्रयत्न, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं जरा हम इनको देखेंगे। आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं दोस्तों उनमें जो वर्णों की संख्या आती है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं और कहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं उनके बारे में होता है। तो आभ्यंतर प्रश्न पेपर में यहीं से एक प्रश्न किया जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न कत संति, कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। संस्कृत की गिनती को संस्कृत में बोलेंगे दोस्तों 5 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारी आदत खराब होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको हिंदी पढ़नी है तो हम और आप जब भी संस्कृत में जब शब्दों का प्रयोग करेंगे, गिनती का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो संस्कृत में ही बोलेंगे। तो कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं जरा हम देखेंगे। पहला होता है दोस्तों सापृष्ठ, कौन सा होता है? सापृष्ठ होता है। दूसरा होता है ईषद स्पृष्ट, कौन सा होता है? ईषद स्पृष्ट। तीसरा जो होता है ईषद विव्रत होता है। चौथा होता है विव्रत और 5वां होता है दोस्तों संव्रत। इतने 5 प्रकार के आभ्यंतर और आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब जरा हम देखेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि यह प्रश्न में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? जैसे कि कोई गद्यांश है, आपके लिए गद्यांश में से कोई भी एक वर्ण उठा लिया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया कि माँ जो है वह कौन सा प्रयत्न है, माँ कौन सा प्रयत्न है, आपसे प्रश्न कर लिया जाता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सा प्रयत्न है। अगर आपको ऑप्शन में उसने आभ्यंतर दिया है तो आभ्यंतर के अंतर्गत 5 होते हैं, संव्रत होते हैं, विव्रत होते हैं, ईषद विव्रत होते हैं, ईषद प्रस्थ होते हैं और दोस्तों कौन सा होता है? संप्रस्थ भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा सापृष्ठ। सापृष्ठ में जो वर्ण होते हैं दोस्तों वह होते हैं हमारे स्पर्श वर्ण। कौन से होते हैं दोस्तों? स्पर्श वर्ण होते हैं। संस्कृत में जिन्हें हम कादियोमावसाना वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं दोस्तों? कादियोमावसाना वर्ण कहते हैं।
ये वर्ण जो रहते हैं इन्हें कहा जाता है साप्रस्त वर्ण कहलाते हैं, जो का से लेकर मां तक होते हैं और इनकी जो गिनती होती है दोस्तों वह होती है द्विपंचाशत। ठीक है दोस्तों, ये कितने होते हैं? यह होते हैं दोस्तों 25। ठीक है, अब देखिए दोस्तों साप्रस्त कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं और कहाँ इनकी कितने संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? यह होते हैं दोस्तों हमारे का से लेकर मां तक के जो वर्ण होते हैं वह हमारे साप्रस्त कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कौन से कहलाते हैं? साप्रस्त वर्ण कहलाते हैं। और यह हमारा प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। अगला हम देखेंगे दोस्तों वह हमारा क्या है? ईसद साप्रस्त। ईसत साप्रस्त, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं दोस्तों वह है हमारे कौन से? अंथा वर्ण। कौन से हैं दोस्तों? अंथा वर्ण है। लेकिन आपको वहां पे अंथा वर्ण लिखा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। देखिए आप दिमाग में जब भी आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उसको आप हिंदी का आधार बनाकर पढ़ते हैं। इसको हिंदी का आधार बना के ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो प्रश्न किया जाता है वह संस्कृत भाषा में किया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया साप्रस्त में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो वहां पर आपको कादियोमावसाना लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा दोस्तों? कादियोमावसाना लिखा रहेगा, ना कि स्पर्श वर्ण लिखा रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर आपको स्पर्श वर्ण लिखा नहीं आएगा दोस्तों, वहां पे आपको लिखा आएगा कादियोमावसाना वर्णास्ति। ठीक है, और यह जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार कहते हैं। जब मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताया था तब मैंने आपको प्रत्याहार की परिभाषा भी बताई थी कि अपनी बात को संक्षिप्त में कहना यण प्रत्याहार कहलाता है। और यहाँ पर यण प्रत्याहार में जो वर्ण का जो क्रम होता है दोस्तों वह क्या होता है? इसका जो यण प्रत्याहार का जो क्रम होता है दोस्तों वह क्या होता है? अपन हिंदी में क्या पढ़ते हो? या, रा, ला, वा, यह आप हिंदी में पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत में यह नहीं रहता। संस्कृत में इसका क्रम दूसरा होता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्या होता है इसका होता है दोस्तों या वा रा ला, या वा रा ला, यह इसका क्रम होता है। और इसी में से प्रश्न किया जाता है, या तो यह क्रम दे दिया जाता है, यह हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, ईसद पृष्ठ की संख्या कितनी होती है, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। और ईसद पृष्ठ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार आता है कि सल वर्ण आते हैं कि अक आते हैं, कौन से आते हैं? यह आपका चौथा प्रश्न दोस्तों। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से आपसे प्रश्न किया जाता है। और ईसद सप्रस्थ जो रहता है किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है? तो कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आता है? अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से बनते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया हमारा। हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? हमने देख लिया दोस्तों प्रयत्न। एक बार दोबारा आपको बता देते हैं रिवीजन करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न और इसको कहते हैं यत्न। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत 5 होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? साप्रस्थ होता है, ईसद सप्रस्थ होता है, ईसद विव्रत होता है, तीसरा विव्रत होता है और 5वां हमारा सव्रत होता है। दोस्तों मैं बोलने में क्रम भूल जाता हूं, उसको मेरी बात को आप नोटिस ना करिएगा, यहाँ पे सिर्फ पढ़िएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, साप्रस्थ में जो स्पर्श वर्ण होते हैं उन्हें कादियोमावसाना वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कादियोमावसाना। कादियोमावसाना वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? ईसद स्पृष्ट है। इसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्ण आते हैं। कौन से? या वा रा ला। इसे हम क्या कहते हैं? यण प्रत्याहार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यण प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है ईसद विव्रत। ईसद विव्रत जो वर्ण होते हैं दोस्तों वह होते हैं हमारे सल प्रत्याहार के। कौन से दोस्तों? जिन्हें हम ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वर्ण कहते हैं दोस्तों। उसमें हमारा क्या आएगा? शा आएगा, सा आएगा, सा आएगा। तीनों प्रकार के सा आएंगे दोस्तों और उसमें हमारा हा भी आता है। और वह कौन से वर्ण है दोस्तों? हमारे सल प्रत्याहार हैं। कितने होते हैं?
4 होते हैं। इसमें से भी वही प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि ईसद विव्रत में कितने वर्ण होते हैं, तो 4 होते हैं। ईसद विव्रत में कौन से वर्ण होते हैं, शा शा शा। इनका दोस्तों क्रम भी याद करिएगा, क्योंकि क्रम के लेकर बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले सा शक्कर का आता है, फिर आपका सा षटकोण का आता है, फिर आपका सा सड़क का आता है। इस प्रकार से इसके क्रम जो रहते हैं वह माहेश्वर सूत्र के अनुसार, जब मैंने आपको उसका वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था, ध्यान से इसमें से प्रश्न किया जाता है दोस्तों इनकी क्रम को लेकर के, इनका सही क्रम कौन सा है, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न किया जाता है विव्रत। विव्रत जो रहते हैं दोस्तों उसमें बात होती है काय की, स्वरों की। काय की बात होती है दोस्तों, स्वरों की बात होती है। इसमें हस्त स्वर लिए जाते हैं, सभी स्वर इसमें पूछे जाते हैं, और वह क्या कहलाती है दोस्तों, वह हमारे विव्रत कहलाते हैं। तीसरा यहाँ पे अगला जो हमारा आखिरी जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है दोस्तों संव्रत। संव्रत जो रहता है इसमें हमारा एक हस्त स्वर पूछा जाता है। हस्त स्वर और मूल स्वर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। हस्त स्वर और मूल स्वर वो होते हैं जिनके सिर्फ एक ही स्वर से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक ही स्वर से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हस्त या मूल स्वर कहते हैं। तो इसमें जो संव्रत होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें हस्त होता है और आ का एक लौकिक प्रयोग होता है। क्या होता है, आ का लौकिक प्रयोग होता है, मतलब आ के प्रयोग के बिना आप कोई भी वर्ण बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आपको राम बोलना है दोस्तों तो आपके लिए आ का उच्चारण करना होगा, आ का उच्चारण करना होगा। अगर आपको आ का उच्चारण नहीं करना है तब आपको इस राम के नीचे हलंत लगानी होगी दोस्तों। हलंत लगाने के बाद उसमें से स्वर का जो उच्चारण होता है वह नहीं आता दोस्तों, इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों, संव्रत कहते हैं। मैं आपको जगह जगह पे बताता जाऊंगा कि आ का लौकिक प्रयोग किस तरीके से होता है और क्यों होता है दोस्तों। जब संयुक्त वर्ण पढ़ते हैं दोस्तों तब भी इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको त्रा त्रिशूर का लिखना है तो आप क्या लिखते हैं, ता लिखते हैं दोस्तों और रा लिखते हैं। लेकिन यह हिंदी में हो गया, संस्कृत में इसके लिए यहाँ भी इसको आधा करके यहाँ पे आ लिखा जाता है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। देखिए दोस्तों आ का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आ का लौकिक प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हस्य या आ का लौकिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिनेश, आप दिनेश आपने बोला, आपको आ का आपको उच्चारण होता है, राम बोलेंगे आपको आ का उच्चारण होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं दोस्तों, प्रयत्न होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहला हम देख रहे हैं दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो रहते हैं दोस्तों वह 5 प्रकार के होते हैं। साप्रस्थ, ईसद साप्रस्थ, ईसद विव्रत, विव्रत या संव्रत, इतने ये 5 प्रकार के होते हैं। साप्रस्थ में स्पर्श वर्ण आते हैं जिन्हें कादियोमावसाना वर्ण भी कहा जाता है, इनकी संख्या 25 होती है दोस्तों। और ईसद प्रस्थ जो रहते हैं उनमें अंतःस्थ वर्ण होते हैं जिन्हें यण प्रत्याहार कहा जाता है दोस्तों। और ईसद विव्रत जो रहते हैं उन्हें सल प्रत्याहार कहा जाता है। और विव्रत जो रहते हैं उसमें सभी प्रकार के स्वर आते हैं दोस्तों जो माहेश्वर सूत्र में दिए रहते हैं। और साव्रत जो रहता है इसमें हस्य आ का लौकिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने क्या देख लिया यहाँ पे, आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। कौन सा देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में कि बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। अब देखिए बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है दोस्तों 11 है। संस्कृत में क्या कहेंगे, एकादशा। कितनी होती है, एकादशा। यहाँ पर एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है, अब जरा हम देखेंगे। एक संवार, दूसरा नाद, तीसरा घोष, चौथा विवार, पांचवा श्वास, छठवां अघोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां आपका उदांत, 10वां आपका अनुदांत, 11 आपका स्वरित। इस प्रकार से 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं दोस्तों। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। अब जरा हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों हम संवार, नाद या घोष। घोष इसका मतलब क्या है,
ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर कंपन होता है। यही मैंने हिंदी की वीडियो में भी बताया है दोस्तों। इसी को रिलेटेड में लेकर मैं आज संस्कृत में आपको बताता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो सके, क्योंकि यह प्रश्न किए जाते हैं और हिंदी जैसे विषय के अगर हमसे प्रश्न ना बने दोस्तों तो यह हमारे पढ़ने का मतलब नहीं रहता दोस्तों। इसलिए अब हम देखेंगे संवार, नाद और घोष ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर हमारे गले के अंदर या कंठ के पास एक कंपन होता है या हमारे मुंह में एक कंपन होता है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? घोष वर्ण कहा जाता है। नाद, नाद से ही शब्द का पता चलता है। नाद का मतलब होता है किसी भी चीज का नाद करना, किसी भी चीज का घोष करना। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि यह वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने पर कंपन होता है या उनकी आवृत्ति होती है। कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखते हैं। तीसरा होता है वर्ग का, चौथा होता है वर्ग का, पांचवा होता है दोस्तों वर्ग का। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ग क्या होता है। एक तो इसे दोस्तों उदित वर्ण भी कहते हैं। दूसरा, जैसे कि दोस्तों एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बोल दिया का वर्ग, मैंने आपको बोल दिया दोस्तों का वर्ग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वह घोष वर्ण कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये तीसरा चौथा पांचवा क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसको हम समझाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया का वर्ग में क्या आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, इंगा अक्षर आता है। ये 5 वर्ण आते हैं कि नहीं आते, ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों। अब मैंने आपको क्या कहा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण जो रहते हैं दोस्तों, यह वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। इन्हें संवार, नाद या घोष वर्ण कहते हैं दोस्तों। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लिख देते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। अगले जो हमारे वर्ण होते हैं दोस्तों वह कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, जिन्हें संवार कहा जाता है और श्वास कहा जाता है और अघोष वर्ण कहा जाता है दोस्तों। लेकिन इसके पहले एक बात जानना जरूरी है, संवार और घोष वर्ण जो रहते हैं दोस्तों उनके अंतर्गत कुछ वर्ण और आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो यण प्रत्याहार के गुण होते हैं, इसी के साथ में यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं दोस्तों वह भी होते हैं। जैसे कि या, वा, रा, ला, ये दोस्तों ये जो वर्ण रहते हैं, देखिए मैंने आपको वर्ग के उच्चारण तो बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तो रहता है, लेकिन इसके साथ अंथा वर्ण भी रहते हैं घोष में, जो यण प्रत्याहार कहलाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। हम पढ़ रहे हैं संवार, नाद और घोष। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है और इसी के साथ में यण प्रत्याहार के वर्ण भी आते हैं दोस्तों। कौन कौन से? या, वा, रा, ला। संस्कृत में इसका क्रम यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अघोष। अघोष में जो वर्ण आते हैं दोस्तों वह आते हैं हमारे पहला या दूसरा। अब ये तो दोस्तों क्लियर है कि जब घोष में जब तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है तो अघोष में क्या आएगा? पहला और दूसरा। इसमें कंपन कम होता है, इसमें आवृत्ति कम होती है। इसमें कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? इसमें हमारे होते हैं सल प्रत्याहार के। कौन से होते हैं दोस्तों? शा, शा, शा और हा। और दोस्तों यहाँ पर यह जो वर्ण होते हैं, यह वर्ण होते हैं दोस्तों काय में? हमारे अघोष में होते हैं। क्लियर है दोस्तों? जिन्हें हम व्यवहार, श्वास या अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा और सल प्रत्याहार, मतलब सा, 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 हा। प्रत्याहार पढ़ने के लिए आपको हमारी पहली की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आपको संस्कृत में बहुत ही परेशानी होगी। इसके लिए सबसे पहले हमारी पहले की वीडियो देखिएगा और उसके द्वारा अपना बेस क्लियर करिएगा, फिर यहाँ पर व्याकरण पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में और आपको हर चीज आसान लगेगी पढ़ने में दोस्तों। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है दोस्तों? अगला है दोस्तों हमारा अल्प प्राण। क्या है दोस्तों हमारा?
अल्प प्राण है। अल्प प्राण वो होते हैं, प्राण का मतलब होता है दोस्तों हवा। क्या होता है? प्राण का मतलब होता है दोस्तों हवा। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर कम हवा बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। और ये कौन से होते हैं दोस्तों हमारे? ये होते हैं दोस्तों हमारे वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। यह वर्ण होते हैं दोस्तों हमारे अल्प प्राण। कौन से होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण जो रहते हैं उसमें दोस्तों कौन से रहेंगे? वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा। यह जो वर्ण रहते हैं दोस्तों यह हमारे महाप्राण के वर्ण होते हैं। अल्प प्राण वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर कम हवा बाहर निकलती है, ऐसे सब वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। जिनकी आवृत्ति कम समय की होती है, मतलब हवा बाहर निकलती है। जैसे कि बोलेंगे आप का, खा छोड़ दीजिए, खा जब बोलते हैं दोस्तों बहुत ही तेजी मात्रा में हवा बाहर निकलती है खा बोलने पर। घा बोलते हैं हवा बाहर निकलती है। आप उच्चारण करके देखिएगा दोस्तों। महाप्राण जब बोलते हैं उसमें दूसरा और चौथा वर्ण होता है दोस्तों। इस प्रकार ये दोनों वर्ण होते हैं। कौन से? हमने पढ़ लिया अल्प प्राण और पढ़ लिया दोस्तों महाप्राण। कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों अल्प प्राण में, महाप्राण में क्या पढ़ लिया? दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अब यहीं पर दोस्तों एक बात और आती है और वह क्या आता है दोस्तों? यण प्रत्याहार। इसमें भी यण प्रत्याहार आता है दोस्तों, यावाराला। इसमें भी यण प्रत्याहार आता है दोस्तों, यावाराला। नोट कर लीजिएगा। घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जिसमें यण प्रत्याहार आते हैं। व्यवहार में श्वास अघोष, इसमें पहला और दूसरा जिसमें सल प्रत्याहार आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अल्प प्राण, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ भी यण प्रत्याहार आते हैं। और इसके बाद आता है महाप्राण, इसमें कौन कौन से? दूसरा और चौथा अक्षर आता है दोस्तों। इसमें आते हैं हमारे सल प्रत्याहार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों उदांत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उदांत। उदांत दोस्तों वो होते हैं जो हमारी जीव के ऊपरी सतह से बोले जाते हैं। उदांत वे वर्ण होते हैं जो हमारी जीव के ऊपरी सतह से बोले जाते हैं या ऊपरी सिरे से बोले जाते हैं, उन्हें हम उदांत कहते हैं दोस्तों। जिसे संस्कृत का एक सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं क्या? उच्चैरुदांत। क्या कहते हैं? उच्चैरुदांत कहते हैं। क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। क्या कहते हैं? उच्चैरुदांत कहते हैं दोस्तों। और इसकी एक पहचान होती है। क्या होती है? इसकी एक पहचान होती है। उस पहचान को मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों हमारा अनुदांत। ऐसे वर्ण जो हमारी जीभ की निचली सतह से बोले जाते हैं उन्हें अनुदांत कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? नीचैरुदांत। क्या कहा जाता है? नीचैरुदांत कहा जाता है। जो हमारी जीभ की निचली सतह से बोले जाते हैं वह वर्ण अनुदांत कहलाते हैं दोस्तों। तीसरी बात आती है दोस्तों स्वरित। स्वरित क्या होते हैं? जो उदांत और अनुदांत दोनों से मिलकर, उदांत और अनुदांत दोनों से मिलकर, दोनों के धर्म का पालन करके जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें स्वरित कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें कहते हैं समाहार उदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, जिन्हें कहा जाता है समाहार उदांत कहा जाता है। इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इनकी पहचान यह होती है कि जहां उदांत होते हैं वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती। वहां पर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती दोस्तों। ठीक है। और अनुदांत की एक पहचान होती है। अनुदांत की पहचान क्या होती है दोस्तों? वह यह होती है कि अगर कोई शब्द लिखा है उस शब्द के नीचे हलंत एक आड़ी रेखा खिंची रहती है। अनुदांत कौन से होते हैं? जिनके नीचे आड़ी रेखा होती है वह अनुदांत होते हैं। बहुत अच्छी पहचान है दोस्तों। जिनके नीचे आड़ी रेखा होती है वह अनुदांत कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण क्या होते हैं जिनके नीचे हलंत होती है वह अनुदांत कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे ये लिखा है दोस्तों, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, ना रेस है, ना ए की है, ना ओ की है, ना आई की है, कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह उदांत है। इसके नीचे आड़ी रेखा खिंची है, देखो ये खिंची आड़ी रेखा, इसलिए यह अनुदांत है। और स्वरित में क्या होता है? इसमें खड़ी रेखा खिंची होती है,
कैसी रेखा खींची होती है? खड़ी रेखा। देखिए ये है खड़ी रेखा, ये है खड़ी रेखा। स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींची होती है, वह स्वरित वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। इतना हमने पढ़ा दोस्तों, इसको याद करिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर इतना देख लिया दोस्तों। एक बात और दोस्तों, मैं यहाँ पर घोष में दोस्तों अनुस्वर भी आते हैं, मतलब अनुस्वर नहीं दोस्तों, अनुनासिका। वे वर्ण जो जैसे अमंगूर का है, इस प्रकार के वर्ण घोष में आते हैं, और अघोष में दोस्तों विसर्ग आती हैं, विसर्ग वाले बनाते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे हमने इसको देखा, इसको इतना देख लिया, इसको हमने देखा, इसको हमने देखा दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इतना देख लिया, इसको हमने देखा दोस्तों तो हमने इतना देख लिया। यहाँ पे दोस्तों सल प्रत्याहार है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए पढ़ रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक शिक्षक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। इतना तो आपको समझने का प्रयास करना होगा दोस्तों, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए। अब देखिए दोस्तों, संभार धरु घोष, इसमें दोस्तों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और साथ में यण प्रत्याहार आते हैं और अनुनासिका वर्ण आते हैं। बात क्लियर हो गई। ज्वार, श्वास, अघोष वर्ण, इसके अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आता है, साथ में सल प्रत्याहार आते हैं और विसर्ग आती हैं। यह हमारा अघोष हो गया। हमने पढ़ा अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा होता है, इसमें हमारे यण प्रत्याहार होते हैं दोस्तों, यह हमारा अल्प प्राण हो गया। हमने पढ़ा महाप्राण, इसमें दोस्तों हमारा दूसरा और चौथा रहता है और सल प्रत्याहार होते हैं, यह हमारा महाप्राण हो गया। उदांत क्या होते हैं? जो हमारी जीभ के ऊपरी सतह से बोले जाते हैं वह उदांत होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उच्चैर उदांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कोई मात्रा नहीं होती, कोई हलंत नहीं होती। अनुदांत क्या होते हैं? जो जीभ की निचली सतह से बोले जाते हैं, जिनके नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे कि यह हलंत लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों स्वरित होते हैं, जो उदांत और अनुदांत दोनों के धर्म से मिलकर जो वर्ण का उच्चारण होता है उन्हें स्वरित कहा जाता है। इनके ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं, देखिए ये है खड़ी रेखाएं। इस प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ा दोस्तों। क्लियर है? मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसकी आगे वाली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बने रहिएगा, हम और आप साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ उसकी बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वह आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके दोस्तों। यह मेरा गारंटी है कि जो यहाँ पे व्याकरण पढ़ाई जा रही है उसके बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। 30 में से 30 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे पढ़ाया जाए वह आपसे बनना चाहिए, जो नहीं बनता वह कमेंट के माध्यम से पूछेगा। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, दूसरी बार नहीं आएगा मैं तीसरी बार बताऊंगा, तीसरी बार नहीं आएगा मैं चौथी बार बताऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी दोस्तों। जय भाभी।